हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी की लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पहला जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको समझेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है वो आपको बताऊंगा। फिर जो है वो पहले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला जो हमारा पार्ट है वो है द कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 तक का है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको करा दूं कि हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो टोटल 11 चैप्टर आते हैं। 11 में से जो आपका पहला चैप्टर आता है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, salient feature of the constitution, preamble and the constitution, union and its territory, citizenships, fundamental right, directive principle of state policy, fundamental duties, amendment of the constitution और basic structure of the constitution। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस पार्ट 1 के। इसमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे जो है वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो वो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रियम्बल की बात करूँ तो इससे क्वेश्चन आते हैं। जो फंडामेंटल राइट है उससे हमारा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं। और बाकी सबसे भी कभी कभी जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं शुरू की बात करूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि पहले 1-2 चैप्टर, तो ये थोड़े से लेंदी चैप्टर हैं, लेकिन आगे की चीजों को समझने के लिए ना इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो आगे की चीजों को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो थोड़ी सी हम हिस्ट्री में इसकी कहानी जान लेते हैं कि आखिर एक्चुअली ये सब शुरुआत कैसे हुआ। तो ब्रिटिश जो है वो सन 1600 में जो है वो यहाँ एज अ ट्रेडर्स के रूप में भारत आए, है ना। और जिसके थ्रू आए उनको जो है वो एक कंपनी कहा गया, जिनका नाम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। आप लोग अच्छे से जानते हैं। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसको ग्रांटेड दिया गया जो ब्रिटेन की महारानी थी। कौन? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। कब? तो 1765 में इनको ये कहा गया कि आपको इंडिया में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से केवल आप ही को राइट मिलेगा वहां पे ट्रेड करने का, व्यापार करने का, बाकी किसी को राइट नहीं मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे चार्टेड ग्रांटेड किया गया किसके द्वारा? तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, कंपनी जो है वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट करी और यहाँ पे आके जो उन्होंने दीवानी है उसको लागू किया। और दीवानी ये एक्चुअली है क्या? तो दीवानी का मतलब है कि राइट ओवर द रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी कि इनको जो है वो अधिकार मिल गए किस किस चीजों पे? तो रेवेन्यू पे और सिविल जस्टिस पे। कहां कहां? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 ऐसे प्रोविंसेस हैं जहां पे इनको जो है वो ये अधिकार दिए गए। ठीक है, अभी हम लोग जितना हिस्टोरिकल में बात करेंगे ना, तो स्टेट के लिए हम लोग प्रोविंसेस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही उस टाइम में जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो हम लोग प्रोविंसेस को स्टेट बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो प्रोविंसेस ही बोलेंगे। ठीक, फिर जो है वो अपना जो टेरिटोरियल पावर है ये लागू हुआ कब? 1858 में। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1765 से 1858 तक का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है जो हमारा कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी। और उसके बाद से 1858 के बाद से 1947 तक का जो डेट आएगा उसको हम लोग कहेंगे ब्रिटिश क्राउन, यानी कि यहाँ उसके बाद जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पे शासन किया। अब इसका क्या मतलब है? तो इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये ब्रिटिश क्राउन आ गए कब? 1858 में। और इसके बाद इन्होंने लगातार रूल की कब तक? हमको जब तक आजादी नहीं मिली। कब? 15 अगस्त 1947 तक उन्होंने जो है वो यहाँ पे शासन किया। फिर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया गया कब? 1946 में। इसका जो है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो कब फॉर्म किया गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1946 में जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया गया। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जीवांत रूप में आ गया, यानी कि पूरे देश में अप्लाई हो गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। अब थोड़ा सा जो ये बैकग्राउंड हो गया। अब यहाँ पे पूरा जो मेजर हेडिंग है इस चैप्टर के अंदर वो हमारे पास 2 है। कौन कौन से?
तो पहला है हमारा कंपनी रूल और दूसरा जो है वो क्राउन रूल है। तो कंपनी रूल की बात करें तो ये 1773 से 1858 तक का, और फिर जो क्राउन रूल है 1858 से ये हमारा 1947 तक का है। ठीक है, तो आइए अब कंपनी रूल को समझते हैं। ये जो द क्राउन रूल है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना एक कंपनी जो रूल है वो स्थापित हुआ, और पहला जो एक्ट है वो हमारे पास आया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया 1773। इसके फीचर्स क्या थे, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे ना गवर्नर जनरल को डिजाइन किया गया किस तरीके से, तो बंगाल का उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे इनके इनके लिए जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया जिसमें जो है वो 4 मेंबर को असिस्ट किया गया, और जो पहले हमारे गवर्नर जनरल बने उनका जो नाम है वो है वैरेन हेस्टिंग। ये हमारे पहले गवर्नर जनरल बने किसके, बंगाल के। ठीक है, और इसके बाद जो है वो गवर्नर ऑफ बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए जो बनाया गया, लेकिन इनको जो है ना सबऑर्डिनेट रखा गया। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना उसके अधीन रखा गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बम्बई और गवर्नर जनरल ऑफ महाराष्ट्र के। ठीक है, और ये तीनों जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनको जो है वो सबऑर्डिनेट बना के रखा गया किसके, जो बंगाल है उसके। इसी का जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये जो है वो एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रोवाइड कराया जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है वो स्थापित किया गया कब, 1774 ईस्वी में। और कहां पे, तो कलकत्ता में। ठीक है, जहां पे जो है वो एक चीफ जस्टिस बनाया गया और 3 जो है वो वहां पे जज को स्थापित किया गया। और ये जो है वो प्रतिबंधित कर दिया किस पे, तो जो सर्वेंट थे कंपनी के, है ना, वो बहुत सारे जो प्रेजेंट थे या फिर गिफ्ट या ब्राइब घूस लेने की कोशिश करते थे किससे, तो जो बंगाल के मूल निवासी थे ना उनसे, तो इन पे जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, आप किसी से घूस के रूप में कोई चीज नहीं ले सकते हैं जो वहां के मूल निवासी हैं उनसे। ठीक है, और फिर आगे चल के इसको एक्सटेंडेड किया गया और इसकी जो पूरी कंट्रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, है ना, कंपनी के ऊपर, ये जो है वो आगे बढ़ा। और इसमें जो है वो बॉडी का जो पूरा ये है कंट्रोल है वो चला गया किस चीजों पे, तो ये हमारा रिपोर्ट, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया, तो इसकी पूरी जो कंट्रोल है वो कंपनी के हाथ में चली गई किसकी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे उसके बाद वो जो हमारा एक्ट हो गया, अब उसके बाद जो है वो अमेंडमेंट एक्ट आया। अब इसमें क्या किया गया कि पहले एक्ट में जो थोड़ी मोड़ी गलतियां रह गई थी, थोड़ा सा लगा था कि यहाँ सही से चीजें नहीं हो पाई हैं, तो उसको इसमें ठीक किया गया। अब इसमें क्या किया गया, तो यहाँ पे जो है वो इसको मुक्त कर दिया गया किस चीज को, तो गवर्नर जनरल को, किस चीज से, तो काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से जो गवर्नर जनरल थे उनको बाहर कर दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन नहीं कर सकती है, निगरानी नहीं कर सकती है, तो उनको बाहर कर दिया गया। इसी तरीके जो सिविल सर्वेंट थे कंपनी के, उनको भी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया, है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी फैसला नहीं सुना सकती है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो बाहर रखा गया सुप्रीम कोर्ट से किस किस चीजों के मैटर में, तो एक हमारा रेवेन्यू मैटर में और दूसरा जो है वो हमारा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो इन चीजों को जो है ये भी बाहर रखा गया किसके जुरिस्डिक्शन से, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन से इसे बाहर रखा गया। तो ये जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू जो है वो इसको किया गया। उसके बाद यही एक्ट जो है वो हमें ये प्रोवाइड कराता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन कर सकता है किस पे, तो जितने भी इनहेबिटेंट्स है ऑफ कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता के जितने भी निवासी हैं ना, सब पे जो है वो जुरिस्डिक्शन कर सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। अब कह रहा है कि इसके साथ साथ ये एडमिनिस्टर करता है किसके, पर्सनल लॉ के। और ये यहाँ पे पर्सनल लॉ का मतलब क्या है, तो पर्सनल लॉ जो है ना वो डिफेंडेंट करता है। डिफेंडेंट का मतलब होता है मुजरिम, है ना, जैसे कि मुलजिम, अब किसी ने कोई जुर्म किया है तो उस पे किस तरीके का जो है वो लागू होगा पर्सनल लॉ, तो यहाँ पे अगर हिंदू है तो वहां पे हिंदू लॉ लागू होगा, और अगर कोई मुस्लिम है तो वहां पे मोहम्मद लॉ लागू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पर्सनल लॉ को इंप्लीमेंट किया गया अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 में। इसके साथ ये अपील किया जो प्रोविंसेस कोर्ट हैं उससे कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो पावर है वो ले लें, और ये जो है वो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर में ना रहे, जो भी ये चीजें करनी है वो गवर्नर जनरल ही करे।
ठीक है। और फिर जो है वो ये इम्पावर करता है, यानी कि गवर्नर जनरल को और सशक्त बना दिया गया, और इसके लिए जो है वो एक रेगुलेशन को फ्रेम किया गया, ठीक है, जिसको कहा गया प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल, ठीक है। और इससे जो है वो उसकी पावर और भी आगे बढ़ी। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के 3 साल बाद जो है वो एक एक्ट लाया गया, जिसको जो है वो पिट्स एक्ट कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसको जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, और देन इसको आगे जो है वो फर्दर बढ़ाया गया किसके, जो प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट थे उनके द्वारा। अब ये जो एक्ट था पिट्स एक्ट, जिनको प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उनको, ये दो चीजों को अलग करता था। वो दो चीजें कौन कौन से हैं, तो एक जो हमारा कॉमर्शियल और दूसरा पॉलिटिकल फंक्शंस था या अफेयर्स था ये कंपनी की, ये दोनों को अलग करता था जो हमारा पिट एक्ट है ये। और इसके साथ ये अलाउ करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कि ये कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करे, और एक नया बॉडी बनाया जिसको कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसको ये कहा कि तुम जो है वो यहाँ का जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसको मैनेज करो। तो दो लोगों को जो है वो अलग अलग जो है वो चीजें दे दी गई, जैसे कि कोर्ट को ये कह दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उनको मैनेज करने के लिए दे दिया कि आप जो है वो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करिए, और एक नया बॉडी बना दिया जिस बॉडी को जो कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, और इसको कहा गया कि आप जो पॉलिटिकल अफेयर्स है ना इसको आप मैनेज करिए। फिर जो है यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है वो और सशक्त बनाया गया और एम्पावर्ड किया गया, और इसको और भी पावर दे दी गई सुपरवाइज करने की। तो जितने भी सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे कि हमारा सिविल ऑपरेशन या मिलिट्री ऑपरेशन गवर्नमेंट का हो गया, या फिर रेवेन्यू से जुड़ा हुआ कोई भी ब्रिटिश प्रोसेसन हुआ, यानी कि ब्रिटिश के संपत्ति से कुछ भी कोई भी रिलेशन है, तो उसको देख रेख कौन करेगा, तो इसका जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो दे दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। इसके साथ जो फर्स्ट टाइम जो कंपनी है ना, ब्रिटिश कंपनी जो कि टेरिटरी इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है वो उसको ब्रिटिश पोसेशन कहा गया। अब ब्रिटिश पोसेशन कहने का मतलब क्या है कि हाँ ये ब्रिटिश जो है ना इसकी संपत्ति है भारत के अंदर, इसका मतलब जो है वो ये है। दूसरी चीज क्या कहा गया कि जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना उसको पूरा जो है वो सुप्रीम कंट्रोल हो गया ओवर द कंपनीज अफेयर, यानी कि कंपनी के जितने भी कामकाज थे सारी चीजों को अब जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डील करेगी। तो ये पूरा जो पावर है ये कौन सा पावर देता है, तो ये जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, ये उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक 1784 के बाद जस्ट 1786 में, यानी कि 2 साल बाद क्या होता है, ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है 1786 में जो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इनको जो है वो अपॉइंट किया जाता है, और इनको जो है वो पावर दिया जा रहा है ओवरराइड करने का। ओवरराइड का मतलब क्या है, किसी भी फैसले को रद्द करने का। किसके फैसले को, तो डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, यानी कि उनकी काउंसिल अगर कोई फैसला लेती है तो स्पेशल केसेस में इनको ये राइट दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया कि उन फैसला को अगर लगता है कि वो फैसला सही नहीं है तो ये उसको रद्द कर सकते हैं। तो इनको जो है वो पावर दे दिया और इनको गवर्नर जनरल बना दिया, कहाँ का, तो जो बंगाल है वहां का। फिर आगे क्या हुआ कि इनको जो है वो आगे जाके कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 को जो है वो दोनों में इनेक्ट कर दिया गया, दोनों प्रोविंसेस में। ठीक है, तो इसको जो है वो इस तरीके से इस एक्ट को लेके चला गया। इसके साथ साथ इसके बाद से जो है वो चार्टर एक्ट आना शुरू हो गया, और टोटल जो है वो हमारे पास 4 चार्टर एक्ट जो है वो आया है। तो पहला जो चार्टर एक्ट है वो हमारा स्टार्ट हुआ कब, 1793 में। ठीक है, और आखिरी का जो चार्टर एक्ट आएगा उसके बाद जो है वो हमारा जो ब्रिटिश क्राउन है वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले चार्टर एक्ट का चार्टर का मतलब क्या होता है, एक घोषणा पत्र है ना। तो पूरा घोषणा पत्र बनता था और उसमें जो है वो करीब 20 सालों का एक बार में चार्टर एक्ट बनता था, और 20 साल तक लगातार वही एक्ट चलते थे। फिर 20 साल पे जो है वो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता था। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि ये हमारा पहला जो चार्टर एक्ट है ये है, तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, तो कह रहा है कि ये जो ओवरराइडिंग पावर है किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। कौन थे, तो ये हमारे थे लॉर्ड क्रॉनवेल्स, जिनको ये पावर दिया गया था ओवरराइडिंग करने का, यानी कि उनकी जो काउंसिल है अगर कोई फैसला करती है तो स्पेशल केसेस में वो क्या करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो उनको रद्द कर सकते हैं। तो ये जो पावर उनको दे रखा था ना, इस पावर को और भी एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, फिर देखिए यही जो चार्टर एक्ट है ना,
इसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल थे हमारे, उनको और भी ज्यादा पावर दे दिया और भी ज्यादा कंट्रोल दे दिया कि हाँ आप गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ के गवर्नमेंट को? तो जो सब ऑर्डिनेट थे, जो कि प्रेसिडेंसीज थी हमारी, जैसे कि बॉम्बे और मद्रास, तो यहाँ पे कहा कि आप यहाँ पे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके जो इन्होंने क्या किया कि जो ट्रेड मोनोपोली है कंपनी की, इसको जो है वो बढ़ा दिया अनदर पीरियड ऑफ, यानी कि चार्टर एक्ट मैंने बताया ना कि 20 ईयर्स का होता है, तो अगले 20 ईयर्स के लिए जो है वो अपनी जो ट्रेड मोनोपोली है वो पूरे कंपनी के इंडिया में इसको बढ़ा दी। ठीक है, और फिर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि और क्या किया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कराया गया कमांडर इन चीफ, लेकिन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी कि इनको जो है वो कमांडर इन चीफ प्रोवाइड कराया गया, लेकिन कमांडर ऑफ चीफ जो थे ना वो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के मेंबर्स नहीं थे, इसलिए उनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, फिर आगे चल के क्या होता है कि ये जो बोर्ड हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, ये जो है वो आगे से जो है वो अब यहाँ पे जो इंडियन रेवेन्यू है वो अब से जो है वो पेड करना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता है, जिसको हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कहते हैं। इसके जो है वो कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस जो लॉ थे ना उसमें से कई सारे लॉ को जो है वो ये अबॉलिश कर दिया, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया या बाहर कर दिया। जिसमें सबसे पहले जो है वो एबॉलिश की गई किस चीजों की, तो जो ट्रेड की मोनोपोली थी, यानी कि इस वाली चार्टर एक्ट में हमने क्या देखा कि इन्होंने जो ट्रेड की मोनोपोली है वो बढ़ा दिया, कितने दिनों के लिए, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। लेकिन जो हमारा चार्टर एक्ट सेकेंड आया जो कि 1813 में आया, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे जो ट्रेड मोनोपोली है ना उसको जो है वो खत्म कर दिया इंडिया में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब ब्रिटिश से, यानी कि ब्रिटेन से कोई भी जो व्यापारी है वो आके इंडिया में जो है वो अपना व्यापार कर सकता है। और जब हमने पहली बार कहा कि हाँ जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी जो कि वहां पे चार्टर ग्रांटेड दी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी जो है वो ब्रिटिश से भारत में नहीं आ सकता, क्योंकि ये ग्रांटेड दिया गया था उनको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ है, इस चार्टर एक्ट के अंदर जो है ये पूरी की पूरी जो ट्रेड मोनोपोली है इसको एबॉलिश कर दिया गया है। तो अब सारे ब्रिटेन मर्चेंट को जो है वो ये अब अनुमति मिल गई है कि वो आके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, भारत में भी और चाइना में भी। ठीक है, क्योंकि टी की जो ट्रेड है वो चाइना में खूब ज्यादा हो रही थी। इसके साथ साथ ये असर्ट करेगा सोरेनिटी क्यों, यानी कि जो संप्रभुता होती है ब्रिटिश क्राउन की, उसकी पूरी की पूरी जो कंपनी का टेरिटरी है इंडिया के अंदर उस पे। तीसरी चीज, ये अलाउ करेगा जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज मिशनरीज हैं वो कि इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद जो है वो यहाँ पे एनलिजमेंट ऑफ पीपुल, यानी कि यहाँ के पीपुल का जो है वो ज्ञानवर्धक करें, यानी कि यहाँ पे लोगों को उनको लग रहा था कि यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आके ज्ञानवर्धक करें, लोगों को ज्ञान बढ़ाएं। चौथी चीज ये प्रोवाइड करता था, क्या प्रोवाइड कराता था, तो जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये पूरे भारत में, यानी कि जितने भी इनके कब्जे में एरिया थी उस टाइम में, जिसको हम ब्रिटिश प्रोविंसेस कहते हैं, उसमें जो है ये इन्होंने अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन है इसको फैला दिया। और इसके पहले क्या हुआ करता था, तो इसके पहले हमारे पास जो है वो गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पे कोई एक गुरु होते थे, वो अपने आश्रम में रहते थे और सारे जो बच्चे हैं और जो शिष्य हैं वो वहां जाके रहते थे, वहीं खाना पीना होता था, वहीं पे पढ़ाई होती थी। और वो पढ़ाई जो है ना वो हमारी मौखिक रूप से होती थी, लिखित पढ़ाई नहीं होती थी, है ना। और आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिलेगा कि वहां के टाइम पे कोई भी आपको बेरोजगार नहीं दिखेगा, है ना। यानी कि वो ऐसी शिक्षा थी, यानी कि रोजी रोटी कमाने के लायक तो सभी थे। तो जब ब्रिटिश भारत आए ना, तो भारत में आने के बाद उन्होंने देखा कि देखो तो यहाँ पे कोई बेरोजगार है, तो पता चला कि यहाँ पे कोई बेरोजगार ही नहीं है। और यहाँ पे जो शिक्षा थी, इस शिक्षा को यूज करके वो अपने बेनिफिट में काम नहीं करा सकते थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और फिर जो ब्रिटेन का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और दोनों चीज जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी गई, और चीजें जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ी।
तो याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के थ्रू जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट जो है वो ये हमारा सेकेंड चार्टर एक्ट है 1813 का। इसके साथ साथ ये ऑथोराइज किया जो हमारा लोकल गवर्नमेंट था ना इंडिया का उसको, और इसने ने कहा कि यहाँ पे जो टैक्स है इन पे इम्पोज किया गया हर पर्सन पे, और यहाँ तक कि अगर कोई पर्सन टैक्स ना पे कर पाए तो उसको पनिश भी किया जाएगा, है ना, अगर वो टैक्स नहीं चुका पाता है तो इस एक्ट के तहत जो है वो ये थोड़े से कड़े कानून जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए। जो हमारा नेक्स्ट चार्टर एक्ट है, अब देखिए यहाँ पे 13 के बाद जो है वो हम लोग आ जाते हैं 33 पे, यानी कि अगले 20 इयर्स के बाद जो है वो ये हमारा थर्ड चार्टर एक्ट आया। और इस थर्ड चार्टर एक्ट में क्या किया गया तो इसको समझिए। कह रहा है कि दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ना, जो कि हमारा थर्ड एक्ट है, या हम कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट है, इसने क्या किया तो ये फाइनल स्टेप माना जाता है किन चीजों का, तो भारत में सेंट्रलाइजेशन का। यानी कि इन्होंने क्या किया कि अलग अलग प्रोविंसेस इन्होंने जीत रखा था, अपने कैप्चर में कॉन्क्वेयर कर रखा था, तो अब वहां पे सोचा कि हाँ उस सब को जो है वो कहीं एक जगह से जो है वो पूरा शासन किया जाए, शासन व्यवस्था चलाया जाए। तो इसके लिए जो है वो ये एक्ट लेकर आया गया, और इसमें बहुत सारी जो चेंजेज है वो की गई। क्या क्या इसके मुख्य फीचर्स हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो यहाँ का मैटर है वो ये है, इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब चूंकि सेंट्रलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इनको बना दिया गया पूरे भारत का गवर्नर जनरल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और इनको पावर दे दी गई किन किन चीजों पे, तो जो सिविल और मिलिट्री पावर है ये उनको दे दी गई कि आप इनको अब देखिए, है ना। इसके तहत ये जो एक्ट है वो आगे क्रिएट किया गया, और फर्स्ट टाइम ये जो एक्ट है ये क्रिएट किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसमें अथॉरिटी इसको बनाया गया। ठीक है, पोसेस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया ने जितनी अपनी संपत्ति या फिर जो लैंड एक्वायर कर रखा था तो वहां पे इनको अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड कराया। और हमारे फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने उनका नाम है लॉर्ड विलियम। ये नाम आप याद रख सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो यहाँ पे इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सेकेंड चीज ये चार्टर एक्ट ने क्या किया, तो सेकेंड चीज इन्होंने क्या किया कि डिप्राइव किया किस चीज को, तो बॉम्बे को और मद्रास को। यानी कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे ना तो उनको इन पावर से बाहर रखा। यानी कि एक तो बंगाल के गवर्नर थे, फिर जो है वो बम्बई के गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर थे, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर ऑफ इंडिया बना दिया, और इनको जो है वो सिविल और मिलिट्री का पावर दे दिया। लेकिन जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे इनको इस पावर से बाहर रखा गया। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव पावर है उनको प्रोवाइड नहीं कराया गया। फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं इनको जो है वो आगे जो है वो जो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है पूरे इंटायर ब्रिटिश इंडिया का, ये उनको प्रोवाइड करा दिया गया। और इसी के अंदर में जो है वो, जैसा कि प्रीवियस एक्ट बना हुआ था उसके अंदर में एक लॉ बनाया गया जिसको रेगुलेशन कहा गया, और इसी को जो है वो इसी एक्ट के अंदर में जो है वो इसको कहा गया एक्ट्स। तो आमतौर पे इसको रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये एक्ट जो है वो इस चार्टर जो एक्ट है इसके अंदर में बनाया गया। इसके और भी फीचर्स हैं। फिर इसने आगे जाके क्या किया कि इसने जो एक्टिविटी थी उसको खत्म कर दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी, है ना। और जो कमर्शियल बॉडी है वो अब प्योरली बन चुकी थी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यानी कि पहले एक कमर्शियल बॉडी थी, यानी कि पूरा जो कंपनी है वो हर चीज पे नियंत्रण रखा था। अब जो है वो कंपनी के हाथों से नियंत्रण निकल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ब्रिटिश की उसके हाथों में चली गई। ठीक है, और इसने जो कंपनी ऑफ टेरिटरी इंडिया में थी उसको जो है वो इसने ट्रस्ट प्रोवाइड कराया, और इसने कहा कि अब यहाँ पे जो शासन होगा आगे वो इसके मेजेस्टी के नाम से होगा। ठीक है, और फिर ये जो चार्टर एक्ट है हमारा 1833 का, फिर इसने अटेम्प्ट किया, और इसने एक जो सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर इलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी कि सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो सभी जो कंपटीशन है उसको ओपन कर दिया, है ना। यानी कि भारतीयों को पहले सिविल सर्विस में बैठने की अनुमति ही नहीं मिलती थी, तो ये कंपटीशन के लिए जो है वो ओपन किया गया इस चार्टर एक्ट के तहत। कौन सी चार्टर एक्ट, तो वो हमारा है 1833 का। ठीक है,
आगे देखते हैं। स्टार्टेड द इंडियंस शुड नॉट डिप्रेट फ्रॉम द होल्डिंग एनी प्लेसेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। और यहाँ पे जो है वो इंडियंस को किसी भी कंपनी के अंदर ऑफिस में, एम्प्लॉयमेंट में या किसी भी चीज को अंदर जाने से वंचित नहीं रखा जा सकता था। तो इसको जो है वो यहाँ पे डिप्रेट कर दिया, यानी कि जो पहले मना कर दिया जाता था कि हाँ हम आपको यहाँ नहीं एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो इस चीज को खत्म कर दी गई। और यही जो प्रोविजंस है वो आगे निगेट करके जो है वो जो अपोजिशन ऑफ या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसको जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से जो है वो अपोजिशन बनाया गया। तो ये सारी चीजें जो की गई वो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में की गई। फिर इसके बाद जो है वो हमारा लास्ट चार्टर एक्ट आ जाता है जो कि हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है। और फिर आपने देखा होगा कि 1857 में जो है वो हमारा रिवोल्ट हो गया था 1857 का, तो उसके बाद जो है वो ब्रिटिश क्राउन आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, लास्ट सीरीज है चार्टर एक्ट का जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। किस किस ड्यूरेशन में, तो 1793 से 1853 तक के बीच में, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट है किसके, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है उसके। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, वो कौन कौन से फीचर हैं, तो इसको खूब अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि ये सेपरेट करता है फर्स्ट टाइम क्या, तो जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का उसका, यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग करता है और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग करता है। और इसके साथ साथ ये प्रोवाइड कराता है क्या, तो एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर कॉल लेजिस्लेटिव काउंसलर। और इसने 6 नए मेंबर को इलेक्ट किया और इलेक्ट करने के बाद इन्होंने कहा कि ये क्या कहलाएंगे कि तो लेजिस्लेटिव काउंसलर कहलाएंगे। किसके, तो काउंसिल के, यानी कि काउंसिल में अगर कुछ एडवाइस करनी है, कुछ सलाह देनी है, कुछ सुझाव देने हैं, तो ये 6 नए मेंबर को जो है वो इसमें लाया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल जो है वो क्रिएट किया गया, जिसको आगे जाके जो है वो इंडियन यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। फिर यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव है काउंसिल, ये आगे जाके फंक्शन किया और इसको बाद में जाके जो है वो मिनी पार्लियामेंट कहा गया और इसको एडॉप्ट कर लिया गया सेम प्रोसीजर में जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट काम कर रहा था। तो जैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट का काम होता था वैसे ही जो है वो इंडिया में भी उसी पार्लियामेंट को फॉलो किया जाने लगा और इसको जो है वो मिनी पार्लियामेंट कहा गया, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो है वो इसको स्पेशल ट्रीट किया गया जो फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट थी, और इसमें जो मशीनरी है और स्पेशल प्रोविजंस जो है वो प्रोवाइड कराया गया। तो ये हमारा लास्ट एक्ट था। इसी के साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं। ये इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। और इसने क्या किया कि एक ओपन जो कंपटीशन सिस्टम है सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का, भर्ती का, किसकी, तो जो सिविल सर्वेंट थे उसकी, तो यहाँ पे जो है वो ये किया गया। अब यहाँ पे जो है वो कॉन्वेंटेड जो कि हायर है और नॉन कॉन्वेंटेड जो कि लोअर है। तो यहाँ पे कॉन्वेंटेड यानी कि हायर जो सिविल सर्विस है उसको जो है वो इसके तरह से चुना जाना था, जिसमें जो है वो इंडियंस के लिए भी चीजें खोल दी गई। और इसके अकॉर्डिंग एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी को जो है वो मैकुले कमेटी कहा गया। और इसको जो कहा जाता है कि कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस पे एक कमेटी बनाया गया जिसको जो है मैकुले कमेटी कहा गया। ये अपॉइंट किया गया कब, 1854 में, ठीक है। फिर जो है ये कंपनी रूल को आगे एक्सटेंड किया गया और फिर जो है वो इसमें कुछ अलाउ किया गया रिटेन को। और इसके साथ जो इंडियन टेरिटरी थी उसमें जो है वो ब्रिटिश क्राउन के लिए जो है वो ट्रस्ट जनरेट हुआ, लेकिन इसको जो है वो पोसेशन ऑफ इंडिया टेरिटरी जो है वो नहीं कहा गया। यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो ये जो हमारा प्रीवियस चार्टर एक्ट था इस एक्ट को जो है वो क्लियर इंडिकेशन दे दिया गया। कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड, और कंपनी के रूल जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया और एनी टाइम ऑफ द पार्लियामेंट लिक्ट। और अब कहा गया कि कंपनी की जो रूल है वो टर्मिनेट हो गई है और कभी भी किसी भी समय जो पार्लियामेंट का जो रूल है वो यहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इसका देख लेते हैं टॉपिक क्या है। कह रहा है कि इट इंट्रोड्यूस, यानी कि ये इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम क्या, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो हमारा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें पहली बार जो है वो रिप्रेजेंट किया गया लोकल रिप्रेजेंटेशन को, जिसमें सिख जो है वो नए लेजिस्लेटिव मेंबर को शामिल किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जिसमें 4 मेंबर जो थे वो अपॉइंट किए गए जो हमारा लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे, जिसमें मद्रास,
बॉम्बे और बंगाल और आगरा, यहाँ से जो हमारे लोकल लीडर थे उनको जो है वो यहाँ पे मेंबर बनाया गया। तो ये हमारा लास्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अगले लेक्चर में हम लोग जो ये है यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन है, इसकी जो पूरी डेट ड्यूरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हमारा 1858 से 1947 तक, यहाँ का जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम जनरेट होता है ना। जैसे ही हम लोग प्रेसिडेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। बट कोई नहीं, लेक्चर कैसा गया ये आप लोग जरूर बताइएगा। इस लेक्चर में जो भी आपको कमियां दिखी हैं आप कमेंट करके बताइएगा। अगले लेक्चर में मैं वो सारी चीजें जो खामियां बताएंगे, जो गलतियां हुई हैं इस लेक्चर में, उस सभी को मैं ठीक कर लूंगा अगले लेक्चर में। और आगे से आपको हर टाइम जो भी गलती लगता है आप बताइए, लेक्चर में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आखिर में ये जो पीडीएफ है इस लेक्चर का, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो नीचे लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा, उसका भी सेट लेके आऊंगा, चैप्टर वाइज जो है वो सेट लेके आऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी इसमें आपको गलतियां दिखी होगी वो भी आप बताइएगा, अगले वीडियो में जो है इसकी सुधार कर ली जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।